अनुज जी, मैंने कब कहा एंकर में? तो सब्र रखिए, शांति से सुनिए, आपको मौका दूंगी, सब बोलेंगे तो फिर आपको दिक्कत होती है, शांति से सुनिए। अनुज जी, रिएक्शन। हाँ देखिए, बहुत हैरानी भरी बात बोली है आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी। कहते हैं कि देश में महंगाई नहीं है। अगर देश में महंगाई नहीं है तो बता दीजिए आज ये आप यहाँ पर जो है, मैं दावे से पूछना चाहता हूँ कि क्या 2014 की से पहले की कीमतें और आज 2022 की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी हुई है? आपके दर्शक भी जान जाएंगे। क्या बता दीजिए आज क्या कारण है कि लगातार 100 रुपए के आसपास पेट्रोल और डीजल चलता आ रहा है? कौन से जमाने में बता दीजिए कि पेट्रोल था? तब 70 रुपए पेट्रोल में आप महंगाई डाइन बोला करते थे। आज 100 रुपए में आप उसको अपना घर जमाई बताते हैं और कहते हैं महंगाई बढ़ी नहीं है। आपने देश में ऊपर इतना कर्जा बढ़ा दिया जितने 70 सालों में विदेशी कर्जा नहीं था। 70 बिलियन डॉलर जो है पिछले 70 वर्षों में था, और आपने 56 बिलियन डॉलर अकेले इन 8 वर्षों में बढ़ा दिया देश के ऊपर कर्जा। आप कहते हैं कि देश में सब कुछ ऑल इज वेल। तो ये काले जो हरकतें हैं, जो काले कारनामे जिसे कहा जाता है, ये काले से अगर इतना आपको जो नफरत है या इतना, इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। प्यार है ये तो जनता आपको तय करके बताएगी, क्योंकि काली टोपी वाले तो आप ही हैं इस देश में काले। लेकिन जनता से जो आपने वायदे किए थे, ये कौन से वायदे किए थे? ये उस समय कौन से काले जादू किए थे कि जनता आपके जो है बातों में आके आपको प्रचंड बहुमत दिया और आज जनता आपको छला हुआ महसूस कर रही है अपने आप को? तो क्या ये काला जादू हुआ था? ये जादू और टोने करके आपने सरकार चुनाव जीते थे, जो आपने हमारी सरकार बिहार में इससे क्या कहा है प्रधानमंत्री ने? क्या कहा प्रधानमंत्री ने? एक बार फिर से सुनाते हैं। के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। अनुराग भदौरिया, क्या वाकई अब इसी का सहारा रह गया है विपक्ष के पास, या फिर विपक्ष के पास कोई ऐसा मौका नहीं मिल पा रहा जहां आम जनता के बीच में वो अपनी बात को रख पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काला मन है और भारतीय जनता पार्टी के काले मन को हिंदुस्तान की जनता जान रही है। इनका काला मन देखने को मिला महाराष्ट्र में, सत्ता की कितनी लालच है, किस तरह से जोड़ तोड़ करते हैं। इनका काला मन देखने को मिला मध्य प्रदेश में, कैसी जोड़ तोड़ करते हैं। बाद में बिहार की जनता ने पलट के जवाब दे दिया काले मन का। अब बिलबिलाते घूम रहे हैं इधर उधर। अभी 12 घंटे तक नीतीश कुमार जी अच्छे थे, जनता ने कहां जवाब दिया? अनुराग भदौरिया, जनता ने थोड़ी जवाब दिया है। ये तो अपना अपना फैसला पार्टी का है, जनता जवाब देगी, उसको समय है। अरे बीजेपी यही तो कह रही थी, महाराष्ट्र में जनता ने जवाब दिया। अब आप भी परेशान होगी क्या? मैं तो बीजेपी की भाषा बोल रहा हूँ, आप क्यों परेशान है? बीजेपी नहीं, मैं तो आप अनुराग भदौरिया जो करते से रहने दीजिए, अपनी बात आप रखिए, अपनी बात रखिए। मैंने तो फैक्चुअल बात बोली है, अभी तो इलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो अपनी बात रख रही हूँ। ये सब मत कीजिए, अब अपनी बात रखिए। नहीं तो आप नहीं समझ पा रहे, मैं क्या करूं? ये तो बीजेपी की भाषा थी ना, बीजेपी की भाषा थी महाराष्ट्र में। आप अपनी भाषा तो बताइए सर, जनता ने अपनी भाषा रखिए अनुराग भदौरिया। बीजेपी जा रही है, परेशान मत होइए। तो महाराष्ट्र में भी यही बीजेपी कहती थी, मध्य प्रदेश में भी यही कहा था जब सत्ता परिवर्तन हुआ था। अब भारतीय जनता पार्टी का काले मन को जब जनता बिहार की समझ गई, उन्होंने पलट दिया, तो अब परेशान होने लग गए। और बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? महंगाई तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। पहले 100 रुपए का डीजल पेट्रोल था, अब 65-60 रुपए का बिक रहा है। पहले 60 रुपए का डॉलर मिलता था रुपए के मुकाबले, अब 80 रुपए का हो गया है।
पहले दाल 40-50 रुपए मिलती थी, अब 100 रुपए 200 रुपए की हो गई। अब महंगाई कहाँ है? महंगाई तो है ही नहीं। अब कमाल की भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आंकड़ों को अनुराग भदौरिया, मैं आ रही हूं आपके पास मैं आ रही हूं। मेरे साथ अश्विनी चौबे जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करूं उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अभी एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को कांग्रेस का जो काले कपड़ों का प्रदर्शन था उसे वो कह रहे हैं कि काला जादू फैलाने की कोशिश की गई। आपका इस पे सबसे पहले रिएक्शन? देखिए, निश्चित रूप से ये दिल काला, तन काला, मन काला, तो काला ही काला। और वो काला का जो यहाँ काला जनता के जो दिल और दिमाग पर जो छाप पड़ा है बिहार में, ये बिहार को काला करने का जो षड्यंत्र है, इनका मुंह अपने आप में काला हो जाएगा। आज न कल काला होगा जी। और जो ये कह रहे थे, मैं इनकी बात सुन रहा था। इन्होंने कहा जो आप पूछना चाह रही हैं, शायद वही पूछना चाह रही हैं, 14 और 24 की बात। जी, नीतीश कुमार जी ओथ लेने के बाद क्या कहा उन्होंने कहा 14 के बाद जो 14 में हुआ है 24 में वही होगा क्या? जी, तो सुन लीजिए नीतीश जी, 2014 में कोई आपके कृपा पात्र से नरेंद्र भाई मोदी नहीं आए थे। उनकी साधना थी, उनकी तपस्या थी, राजनीतिक तपस्या। और वो एक संत के रूप में जो उन्होंने तपस्या किया था, उसका प्रतिफल हुआ कि गरीब का बेटा, गरीब की मां के कोख से पैदा हुआ बेटा आज भारत के गद्दी पर बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी के गद्दी पर। ये भारत की जनता का आशीर्वाद था, भारत की जनता की कृपा से हुआ था। सर, लेकिन इसी बीच आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, पहले हुआ था, सर, आज हुआ है, तो आगे होगा। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है अभी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की काले कपड़ों में फोटो ट्वीट कर दी और उन्होंने लिखा कि काला धन तो वापस ला नहीं पाए और काले जादू की बात करते हैं। जी, जयराम रमेश सर वो ये कह रहे हैं कि काला धन तो वापस ला नहीं पाए प्रधानमंत्री और बेमतलब की बातें कर रहे हैं। अरे बेमतलब की नहीं, ये काला लोगों को जब छापा पड़ रहा है तो इन लोगों का दिमाग जो है इधर उधर हो गया है। ये नीतीश बाबू को पूछिए कि क्या कारण है कि ईडी का छापा पड़ रहा था लालू जी के घर में, परिवार में। उनके पीएस को जब गिरफ्तार किया गया, पीए को, तो ये तिलमिला गए। कभी भी इन्होंने उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दिया, इनके पार्टी ने या इन्होंने। ये सारा ये जो स्थिति आप देख रहे हैं जी, ये पूरी तरह से बिहार की जनता को उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम। सर, लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं ना हमें ईडी से डर लगता है ना सीबीआई से डर लगता है। उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा ना ईडी से डर लगता है ना सीबीआई से। अरे भाई, इनको इतना डर लगता है कि मत बोलिए। अभी तो ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार के जीरो का, ये कौन सी नौबत आ गई कि भ्रष्टाचार के गोद में जाके बैठ गए। जो लोकतंत्र के गले को मरोड़ने वाला जेपी के आंदोलन में जो भ्रष्टाचार के प्रतीक थे, जो कांग्रेस के लोग, आज उनके गोद में जाके बैठ गए। ये आखिर क्या कारण था? ये जरा जवाब दें। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने षड्यंत्र किया। उन्होंने कहा इससे पहले भी तो हम साथ थे, उस वक्त तो कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि हमने साथ दिया, यानी जेडीयू साथ दे रही थी। लेकिन अब बीजेपी षड्यंत्र कर रही थी, इसलिए अलग होना जरूरी था। क्या षड्यंत्र था सर? अच्छा, तो अब सुन लीजिए बीजेपी का क्या षड्यंत्र था जी। ये नीतीश बाबू को मैं नीतीश बाबू को मैं बता देता हूं, ये षड्यंत्र नहीं। बीजेपी ने तो आपको अपना लाल समझ करके पाला पोसा, यहां तक ऊंचा तक गद्दी दिया। 8 बार मुख्यमंत्री बने, 6 बार बीजेपी ने आपको, आपका मत न रहने के बावजूद भी कई बार आपको मुख्यमंत्री, पहली बार भी
और अभी भी आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था, 43 सीट आपको था। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को या जिसके द्वारा पालन पोषण होता है उसको कभी भी जो पैदा करता है उसको समाप्त नहीं कर सकता है जी। ये आपका अहम और बहम, नीतीश कुमार जी अहम के, अहंकार और बहम के शिकार हो गए, ये मरीज है। और मुझे लगता है, मैंने पहले भी कहा फिर कह रहा हूं कि ये नीतीश जी क्यों भागे, इनके मन में क्या काला था। एक तो ठीक प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा, जो कहा है वो बहुत ठीक कहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बड़े सोच समझ के बोलते हैं। और जो बात ये पूछिए इनको कि जब जब ये मौन रहते हैं, ऐसा कौन सा दुश्मनी नरेंद्र भाई मोदी से इनको है। 2013 में ये मौन थे और उस समय गांधी मैदान में हमला हुआ, गांधी मैदान में खून की होली बही, ये चुप क्यों बैठे। आज तक इन्होंने कोई जांच कमेटी नहीं बनाया, अगर बनाया तो रिपोर्ट दे, सार्वजनिक करें, है हिम्मत। जांच तक नहीं बैठाया। बिहार के लोग मारे गए, हमारे कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन वो नहीं। 2022 इनको लगातार जब होम गृह मंत्रालय का ये सूचना आ रही थी कि भाई बिहार में आतंकवादियों का जाल फैला रहा है बिहार, उसको रोको, लेकिन उन्होंने उसकी भी कुछ सुनी नहीं। और जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए और ठीक 2013 के बाद 13 जुलाई को, अभी 22 में क्या हुआ, जो फुलवारी शरीफ में पीएफआई के लोग पकड़े गए और कटिहार से, किशनगंज से लेकर के चंपारण तक और बक्सर से भागलपुर तक ये जो जाल फैला करके पीएफआई एक षड्यंत्र कर रहा है, आतंकवादी संगठनों का जो स्लीपर सेल बिहार बना हुआ है, ये स्लीपर सेल ये भागे क्यों। जब हमारे अमित भाई ने एनआईए के माध्यम से शिकंजा कसना शुरू किया पीएफआई को नष्ट नाबूद करने के लिए बिहार में, बिहार को आतंकवाद से मुक्ति के लिए, तो इनको वोट बैंक का सर खबर तो ये भी थी, मैं जानती हूं कि आप इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सर खबर ये भी आ रही थी कि बीजेपी को ये तो पता था कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, वो अलग हो सकते हैं या इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद बहुत कम थी कि आरजेडी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ जंगल राज को मुद्दा बनाया गया। आपने कहा ना स्लीपर सेल वाली बात, इसी को लेकर तो साथ में प्रचार कर रहे थे। तो क्या ये वाकई झटका था बीजेपी के लिए, इसलिए नीतीश कुमार जानते थे कोई और विकल्प बीजेपी के लिए नहीं होगा, क्या ये सही है? देखिए, बीजेपी ने कभी भी वो छाती पर हाथ धर के बोले, कभी भी उन पर कोई दबाव नहीं दिया, उनको फ्री हैंड छोड़ा था। ऐसा सुहाना अवसर तो उनको कहीं नहीं मिलने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, इनका विनाश सुनिश्चित है और इनकी बुद्धि जो है मारी गई है। और इनके जो चाटुकार लोग हैं, इनको ये समीकरण समझाते रहते हैं, ये चाटुकारों के चक्कर में आ गए, तो ये समझ लीजिए इनका तो अंत, राजनीतिक अंत पूरी तरह से आ चुका है। और तभी तो एक तरफ वो कहते थे जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार से, करप्शन से, आतंकवाद से जीरो टॉलरेंस, फिर आतंकवाद का इन्होंने क्यों सह देने का काम किया। आज तो वक्त था कि एनआईए को उनको सहयोग करके और तमाम आतंकवादियों को बिहार में, जो ये पीएफआई और तमाम ऐसे आतंकवादी संगठन जो है, उनको पूरी तरह से खात्मा करना चाहिए था, तो ताकि बिहार महागठबंधन इसे एक नई शुरुआत के तौर पर देख रहा है। नीतीश, तेजस्वी, लालू परिवार, अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि नई शुरुआत है, यानी एक नए विपक्ष को लेकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश जो की जा रही थी, ये उसकी तरफ है। देखिए, इनकी बांसुरी विपक्ष की बजती रहेगी, इनके बांसुरी में कोई धुन ही नहीं है, ये बेधुन की बांसुरी बज रही है। और इनको बकांड प्रत्याशा है, ये बकांड प्रत्याशा, ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। सर मैं आपसे अपना आखिरी सवाल लूं, उससे पहले मैं चाहती हूं एक बार हम सुनवा दें दर्शकों को कि नीतीश कुमार ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए क्या कहा।
उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो हैं। जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना समय। प्रधानमंत्री क्या कहेंगे सर? सुना आपने नीतीश कुमार ने क्या कहा? सुनिए, हाँ मैं सुना था और मैं इसलिए कह रहा हूं 2014 में कोई इनके कृपा पात्र से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बने थे, ना 2019 में बने थे। ये सुन लीजिए कान खोल करके, 2024 में भी जी दुनिया का एक शक्तिशाली, जो जनता के आशीर्वाद से, जनता की कृपा से, जो नरेंद्र मोदी जी 14 और 19 में प्रधानमंत्री बने, त्याग तपस्या के कारण गांव का गरीब का कोख के पैदा बेटा के रूप में, कोख मां की कोख से पैदा हुआ बेटा आज प्रधानमंत्री बने, तो इनकी कृपा नहीं थी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके ठीक है सर, ये राह उतनी और जो आसान होगी उनका जितना एक व्रत आप कह था, रहे हैं अश्विनी 2024 चौबे। में ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। और बीजेपी के लिए कितनी चुनौती है, या ये वेट एंड वॉच वाली कंडीशन, आप जैसे बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि एक पहले देखना और फिर अपना कदम उठाना, तो ये भी वक्त बताएगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।